एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के लिए 51 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस से जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कोई भी स्टूडेंट जो भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार बनाना, सत्ता सीमित करना, समाज को ड्रैग करना। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी काम संविधान के द्वारा किए जाते हैं। संविधान ये सभी काम करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिएगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। भारत का संविधान 1949 के अंदर बनकर तैयार था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन लागू जो होता है वो 1950 के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? तो भारतीय संविधान जो को तैयार किया गया भारत की संविधान सभा के द्वारा, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कि भारत के अंदर जो संविधान सभा बनाई गई थी तो किस योजना के तहत ये संविधान सभा बनाई गई थी? तो आप इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन जो भारत के अंदर आया था, उसके सुझाव पर भारत के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया था। चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है? तो देखिएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है, जो विचार है भारतीय संविधान के अंदर, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार कहते हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6, लेकिन मूल संविधान के अंदर जब संविधान बनाया गया था तो उस समय मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को सूची में से निकाल दिया गया। तो इसलिए वर्तमान में अगर मौलिक अधिकार आपसे पूछे जाते हैं कि प्रेजेंटली नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप कह सकते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो राइट टू एजुकेशन का जो राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार जो है, वो संविधान के आर्टिकल नंबर 21A में इसके बारे में बात की गई है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं हमेशा, कभी नहीं, आपातकाल में या केवल युद्ध की स्थिति में? तो देखिएगा, आपातकालीन स्थिति के अंदर मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? था हु राइट गार्जियन ऑफ राइट, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक तरीके से मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है, कौन इनको प्रोटेक्ट करता है? तो देखिएगा, इसका जवाब होगा, सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट। हम जानते ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है भारत के चुनाव आयोग की। भारत के अंदर चुनाव कराने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो यहाँ के चुनाव आयोग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपनाई गई चुनाव प्रणाली कौन सी है? तो देखिएगा, भारत में जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंदर सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, जिसके अंदर सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वही क्या होता है? निर्वाचित घोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FPTP का अर्थ क्या है? FPTP का मतलब है कि इलेक्शन के अंदर जो व्यक्ति सबसे अधिक संख्या के अंदर सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा वही विजयी घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा वैसे तो अस्थायी सदन है, लेकिन सामान्य कार्यकाल जो लोकसभा का होता है अधिकतम वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग कितने सदस्यीय हो सकता है? केवल 1, केवल 3, राष्ट्रपति तय करता है या संसद तय करती है? तो देखिएगा, चुनाव आयोग के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स को डिसाइड किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कि वो कितने सदस्यीय हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव से, वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या संसद? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं ऑप्शन को, कि जो प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के अंदर
आते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका में आता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था जब अगर यहाँ पर दिया था प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत या वंशानुगत। कैसे होता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है? तो इसका जवाब होगा अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, एकल संवरणीय जो मत प्रणाली है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जवाब होगा अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इसके अंदर जो बहुमत प्राप्त जो दल है उसके जो लीडर है, उसका जो नेता है, उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? तो देखिएगा, मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व है वो दो तरीके से होता है, एक व्यक्तिगत रूप से और एक सामूहिक रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है वो राष्ट्रपति के प्रति होती है, जबकि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। देखो, दो टर्म आती है, आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है भारत के अंदर वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर से, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं, कितने हाउसेज हैं? तो देखिएगा, भारतीय सदन में 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है और अपर हाउस को राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राज्यसभा है उसको स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी भंग नहीं होती, राष्ट्रपति भंग करता है, 5 वर्ष का कार्यकाल या चुनाव नहीं होते। तो इसका सही जवाब है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के अंदर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं और नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो देखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो संख्या है वो 545 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा जो है उसके पास अधिक शक्तियाँ हैं अगर इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, बाद में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ये देख सकता है, किसी भी मामले को इस आधार पर देख सकता है कि कहीं उस मामले में किसी भी लेजिस्लेचर से संबंधित, एग्जीक्यूटिव से संबंधित किसी भी काम में कहीं संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है या संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि किसी भी कानून के द्वारा, राइट, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो संविधान की रक्षा करना इसके अंदर मूल उद्देश्य यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय किस स्तर पर होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय जो है वो राज्य स्तर पर हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? सत्ता संतुलन के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी के लिए। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो इन सभी के लिए ही क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म से, भारत किस प्रकार का संघ है? भारत एक ढीला संघ है, लिबरल है, कठोर है, राइट, क्वासी फेडरल है, यह एकात्मक है। अर्धसंघीय का मतलब क्वासी फेडरल है। तो देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक क्वासी फेडरल व्यवस्था है, यानी कि अर्धसंघीय व्यवस्था है। इसका मतलब कुछ विशेषता यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था की, जबकि कुछ विशेषता भारतीय संघवाद में जो संघीय व्यवस्था की ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली में शक्तियाँ बटी होती हैं किन किन के बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और कार्यपालिका, या जनता और सरकार। तो ध्यान रखिएगा, संघीय जो प्रणाली है वो बात करती है शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में उनका जो एक तरीके से डिवीजन होता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची के जो कानून के अंदर जो विषय होते हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य यानी कि दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। जहां पर संघीय सूची पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, वहीं पर समवर्ती सूची पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर दोनों के बीच में
किसी कानून को लेकर अगर किसी तरीके की खींचतान है, किसी तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है, तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को क्या प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ हमेशा केंद्र सरकार के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ हमेशा केंद्र सरकार के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की क्या विशेषता है। भारतीय संघवाद की कि मजबूत राज्य है, मजबूत केंद्र है, समान शक्ति है, कमजोर केंद्र है। तो देखिएगा, भारतीय संघवाद जैसा कि हमने कहा कि क्वासी फेडरल सिस्टम है और संघीय व्यवस्था है, और इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर जो केंद्र है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। जो केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट से पंचायती राज कितने स्तर का होता है, तो भारत के अंदर तीन स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी तरीके से अगर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करेंगे तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम यहाँ देखने को मिलती है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 73वां जो संविधान संविधान संशोधन है वो पंचायत राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका किस संशोधन से बनी, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो नगर पालिका है, जो शहरी स्वशासन है, उसकी शुरुआत 74वें संविधान संशोधन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा क्या है, तो देखिएगा, ग्राम सभा पंचायत समिति गांव के मतदाता जो या सरपंच या जिला परिषद, तो देखिएगा ग्राम के जो सभी मतदाता जो होते हैं वो मिलकर ग्राम सभा का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें स्थानीय सरकार का उद्देश्य क्या होता है, लोकतंत्र को मजबूत करना, विकास, भागीदारी और उपरोक्त सभी। तो स्थानीय सरकार सभी इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लोकतंत्र को मजबूत भी करती है, विकास में भी भागीदारी है और जन सामान्य की भी भागीदारी को बढ़ाती है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स भी आपके सामने दिए गए हैं। संविधान का संरक्षक कौन है, तो आपका जवाब होगा संविधान का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो देखिएगा आपातकाल बेसिकली 3 अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं। 3 तरीके के आपातकाल हैं, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। जहाँ पर 352 जो आर्टिकल है वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, वहीं पर 356 राज्य केंद्र प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की ओर, जबकि आर्टिकल नंबर 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो आपातकाल तीनों आर्टिकल्स के अंदर दिए गए 352, 356 और 360। अगर आपसे राष्ट्रीय आपातकाल पूछता है 352, अगर आपसे राष्ट्रपति शासन की पूछता है 356 और वित्तीय आपातकाल की बात करता है तो 360। नीति निर्देशक तो संविधान के किस भाग में है, तो नीति निर्देशक तो संविधान के भाग 4 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर हमें जानना होगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकतंत्र का आधार क्या है, तो लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है वो इसके चुनाव हैं, इसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसका जो प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है, न्यायपालिका का प्रमुख होता है न्यायपालिका का मुख्य न्यायाधीश। इस तरीके से संघीय जो विवाद होते हैं राज्य के बीच में या राज्य या संघ के बीच में, तो वो उन विवादों को किसके द्वारा सुलझाया जाता है, तो उन विवादों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोक से होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। आगे भी इसी तरीके के सेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।